जय हिंद। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस की क्लास में। जैसा कि हम प्राचीन इतिहास का उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव रह चुका है, ठीक है ना, उसको हमने कवर किया और कहाँ कहाँ से हमारे प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी चर्चा की। आज से हम उत्तर प्रदेश के मध्यकाल या जो मध्यकालीन इतिहास का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर रह चुका है उसकी चर्चा लगभग एक ही वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर भारत के मध्यकाल को पढ़ा जाए तो लगभग जन्म जन्म बीत जाएंगे और मध्यकाल का इतिहास समाप्त नहीं होगा। लेकिन खासकर एक राज्य लेवल में पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास का प्रभाव क्या रहा। अगर जो भी मध्यकालीन शासक हुए, जैसे सल्तनत काल के जितने शासक हुए उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश में क्या रहा, मुगल वंश में जितने भी शासक हुए उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश में क्या रहा, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इतनी ही बातें हमें पढ़नी है। तो उससे पहले हम शुरू ये करेंगे सर कि पहले तो मध्यकाल के इतिहास को हम पढ़ते कहाँ से हैं। तो बहुत लोग ये बात जानते हैं कि जो कासिम का, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण है, सिंध हमारा वाला क्षेत्र नहीं है जो अब हम पाकिस्तान को दे चुके हैं, उस सिंध की बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए उसमें तो मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला आक्रमण है वहीं से लोग मानते हैं कि जब मुसलमानों का पहला आक्रमण हुआ वहीं से मध्यकाल की शुरुआत होती है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मध्यकाल के इतिहास की शुरुआत हम कहां से करेंगे। बहुत राज की बात है कि कासिम जब आक्रमण किया तो उस समय भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहा होगा, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कोई मतलब कि देखा जाए तो प्रभावित नहीं था उससे। हमारा यह मानना है कि जब दिल्ली पर मुसलमानों का शासक या शासन प्रारंभ हुआ तो उत्तर प्रदेश का मध्यकाल वहीं से माना जाए, क्योंकि दिल्ली से उत्तर प्रदेश पर शासन किया जाता था, यानी कि उत्तर प्रदेश दिल्ली क्षेत्र में आता था। तो अगर देखा जाए तो मध्यकाल का इतिहास उत्तर प्रदेश के महमूद गजनवी के आक्रमण और गौरी के आक्रमण से करेंगे। तो गजनवी का आक्रमण हम देखें तो गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और दूसरी बात कि जब हम पढ़ेंगे ना मध्यकाल के इतिहास को उत्तर प्रदेश में, एक बात याद रखना कि मध्यकाल का इतिहास केवल एक किताबी में लिखा हुआ इतिहास को ना समझना। इसमें संघर्ष, जुनून, जज्बा और किसी काम को करने की तकनीक को सिखाया गया है। अब गजनी के यहां से कहानी को शुरू करते हैं और एक ही दिन में पूरे कहानी को समेट देंगे, और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उसको मैं स्लाइड पर लिखते जाऊंगा, आप थोड़ा सा देख लेना। और यार थोड़ा सा अपने जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें शेयर करते रहो वीडियो को, ताकि मजा आ जाए पढ़ाने में। तो महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण 17 बार आक्रमण, उसमें मथुरा का भी आक्रमण, और प्राचीन काल में आप देखेंगे जितने भी आक्रमण हुए सब मंदिरों पर हुए हैं। बड़ी सोचने योग्य बात है कि जितने भी आक्रमण मंदिरों में क्यों होते थे, जैसे सोमनाथ का मंदिर है ना, नगरकोट के ज्वाला देवी का मंदिर है ना, इसके बाद आप कई आक्रमण देखेंगे मथुरा में जो बांके बिहारी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ में आक्रमण हुआ है, कई बार लुटेरे आक्रमण, क्योंकि इसलिए आपके मंदिरों पर आक्रमण होता था भारत में और लुटेरे मंदिरों पर ही आक्रमण करते थे। उससे दो चीज की है बर्बादी। पहला कि प्राचीन काल में कोई आपका बैंक नहीं था, यूबीआई, एसबीआई, चाहे आपका इलाहाबाद बैंक, आपका एक ही बैंक था, वो था मंदिर। लोग मंदिरों में अपना बैंक, अपनी पूरी संपत्ति रख देते थे लोग, सोचो। और इतना हमारे यहाँ के मंदिर इतना समृद्ध थे, इतना समृद्ध थे, आज भी देख लो स्वामी पद्मनाभ का मंदिर बताया जाता है कि वहां पर 3 दरवाजे हैं और तीनों में से अभी एक भी नहीं खोला गया है। खूब मानते हैं लोग कि अगर खुल जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, खुद मीडिया इसको कवर किया है, इसको समझना। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश या भारत में मंदिर जो थे ना एक समृद्धता का केंद्र था। दूसरा, उनको अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, और किसी भी धर्म को अगर आहत करना है उनके लोगों को, है ना, अगर अपने अनुसार
जो भी आइडियोलॉजी अपनी लागू करवानी है तो सबसे पहले वहां से जहां से वो विद्या ग्रहण कर रहे हैं ना, वहीं उनका समाप्त कर दो। ठीक है, जब वही समाप्त कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम देखोगे कि धीरे धीरे वो उनकी संस्कृति, वो उनकी जो विरासत है खुद अपने आप छिन बिछिन हो जाएगी। महमूद गजनी 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। अब 17 बार करता है तो लोग अपने अपने नजरिए से मोहम्मद गजनी को देखेंगे। मैं कहता हूं कि उस समय भारत के राजा लोग चूड़ियां पहन के बैठे थे क्या? नहीं, वो सोचो कि कितना बड़ा एकदम बेलज प्रकृति का आदमी रहा होगा। ससुरा की 17 बार आक्रमण किया, यहां तो 2 बार परीक्षा दें, तीसरे बार कमाने भग जाते हैं कि ना आया परीक्षा ना निकले। सोचना कितनी अजीब बातें हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इस बात को ध्यान समझना कि आप मध्यकालीन जो इतिहास है ना, मध्यकालीन इतिहास केवल किताबों के पन्ने में समेट कर रखना बहुत बड़ी चीज है नहीं है, है ना। इसको समझना, यहां पर जितने भी आक्रमणकारी हुए, जितने भी राजा हुए, सबकी एक विशेषता है। तो कहीं ना कहीं 17 बार जब आक्रमण करता है तो 17 बार से हमें सीख मिलनी चाहिए कि साहब अगर जिंदगी में लाख समस्याएं आ जाएं तो आप आराम से उसे फेस करने का प्रयास करो, और फेस तभी हो सकता है जब आपको कोई काम करने का जुनून और जज्बा प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो मेन इतिहास उत्तर प्रदेश का जो स्टार्ट होता है मध्यकाल से, वो गौरी के आक्रमण से होता है। आपको पता होगा तराइन की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई में दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। पहली लड़ाई में तो बुरी तरह पीटता है मोहम्मद गौरी, है ना, गौरी का शासक था, गौर का। और जब बुरी तरह पिटता है तो उसे अंदाजा हो चुका था कि भारत को इतने आसान से हम नहीं जीत सकते। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, भारत को इतने आसान से नहीं जीत सकते, यहां पर अपना भेदी लगाना होगा। और सबसे बड़ी प्राचीन काल में हमारी यह समस्या थी कि हमारे लोग अपने ही में लड़ते थे, और जाहिर सी बात है साहब, घर का भेदी लंका ढाए। जयचंद का सहारा लिया, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हारे, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आप देखेंगे कि 1194 में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को गौरी बुरी तरह हराता है, बुरी तरह। और जो घमंड था राजा जयचंद को, और जो घमंड था भारतीयों को कि हम बहुत बलशाली हैं। देखो, मुंह में से बतियावत बहुत चीज है कि तुम अपने आप को कह दो हम सनी देओल हैं, तो बन के दिखाओ सनी देओल, कैसे बन जाओगे? मुंह से सब बतियाना है। और भारत में प्राचीन काल के आज भी गांव घरों में देखो खूब लंबी लंबी छोड़ेंगे, सब ये कर दिए वो कर दिए, किए कुछ नहीं, है ना। पुलिस को देखते हैं तो घर में भाग जाते हैं। 1194 में जो घमंड था भारतीय राजाओं का, वो टूट गया, क्योंकि चंदावर का युद्ध अगर देखा जाए तो एक परिवर्तन का युद्ध था। भारत में 3-4 युद्ध आप देखेंगे जो परिवर्तन का युद्ध रहा है, जो कि एक लंबे साम्राज्य को प्रशस्त किया है। जैसे हम ही कर दिए हम चंदावर का युद्ध या तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध से क्लियर हो चुका था कि भारत में जो भारत का उस समय सबसे प्रतापी राजा, सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है ना, वो हार चुके थे। कहीं ना कहीं गौरी और जो भी अन्य देशों के राजा थे समझ चुके थे कि इनके पास यही पावर है, ये अफगानिस्तान से जाके भारत में हरा दे रहा है। तो कितनी अजीब बातें रही होंगी, मतलब कि एक दिखाने के लिए सब कुछ है लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। और 1194 का युद्ध तो प्रशस्त कर दिया कि दिल्ली या भारत सल्तनतों का गुलाम होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि 1194 में चंदावर का युद्ध जो होता है, ये चंदावर कहाँ है सब, एक कन्नौज के लिए युद्ध होता है, कन्नौज, ठीक है ना, याद रखना थोड़ा सा। इसके बाद आप देखेंगे कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद, ठीक है ना, जो इल्तुतमिश, यहां पर मैं कहानी को 60 में समाप्त करने का प्रयास करूंगा। इल्तुतमिश राजा बनता है, और जब इल्तुतमिश राजा बनता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इल्तुतमिश से का उत्तर प्रदेश से संबंध है, ठीक है ना। इल्तुतमिश का उत्तर प्रदेश से संबंध है, क्योंकि यह राजा बनने से पहले, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले यही राजा था, ठीक है ना, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यही राजा बना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था, ठीक है ना। तुर्क के चरगानी की रचना किया, इसके बाद तांबे टका जित्तल चलवाया था, इसके बाद आप देखेंगे कुतुब मीनार को पूर्ण भी करवाया था, इसकी लड़की थी रजिया सुल्तान। तो कहीं ना कहीं जब ये राजा नहीं बना था उस समय, जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा था तो उस समय ये बदायूं का सूबेदार था। तो कई बार प्रश्न ये पूछ लेता है जब भी उत्तर प्रदेश में बनाता है कि इल्तुतमिश राजा बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस जगह का सूबेदार था, तो बिल्कुल याद रखिएगा बदायूं का सूबेदार था। इसके बाद अगर देखा जाए तो किसी भी राजा का प्रमाण उत्तर प्रदेश से नहीं मिलता। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, खिलजी वंश देखेंगे। खिलजी वंश के बाद आप देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश में आप देखेंगे कि जो
तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका जो चचेरा भाई था, ठीक है ना, 1354 में उसने मतलब गद्दी पर बैठा, और जब गद्दी पर बैठा उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो उससे उत्तर प्रदेश से काफी प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका उत्तर प्रदेश से संबंध रहा है। क्या संबंध रहा है? तो याद रखिएगा, इसने जौनपुर की स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं हम, फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं। बहुत समझदार राजा था सर, तुगलक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तुगलक की अगर बात करें तो इसने जौनपुर की स्थापना किया था। तो प्रश्न पूछ लेता है जौनपुर की स्थापना, ठीक है ना, किसने किया था। इसके बाद इसने फिरोजाबाद, ठीक है ना, जिसे चूड़ियों का नगर कहते हैं, फिरोजाबाद की स्थापना की थी। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो फिरोजाबाद की स्थापना या जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर के नगर की स्थापना अपने चचेरा भाई जौना खां के नाम पर, जो उसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके नाम पर इसने जौनपुर नगर की स्थापना की। इसके बाद आप देखेंगे कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद आप एक चीज और देखेंगे कि मृत्यु के बाद जो जौनपुर राज्य था वो अपने को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। और जो देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक का एक सूबेदार था, मतलब एक उसका सेनापति था, ऐसे बोल लो, उसका नाम था मलिक सरवर। मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किया, और बड़ा समझदार राजा था। बहुत याद करना कि जो समझदारी के साथ चलते हैं, मेरा मानना है कि उनका जीवन में कोई दुख नहीं हो सकता। और समझदारी उन्हीं को होगी जो पढ़े लिखे होंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास ज्ञान है, तो कभी आप भीखे नहीं मांग सकते सब, ठीक है ना। कभी उल्टपटांग हरकतें नहीं कर सकते आप। मध्यकालीन इतिहास में, खैर शेर शाह का हमारे यहां जिक्र नहीं है, एक ऐसा शासक अगर राजा का राजा लड़का बने तो बहुत बड़ी चीज है, इल्तुतमिश को देख लो। लेकिन एक सूबेदार अगर राजा बन जाए तो बहुत सोचने की बात है। आज तो हमारे यहां लोकतंत्र है, किसी को राजा बना दो, चाय बेचने वाले को राजा बना दिए, तुम प्रधानमंत्री बना दिए। लेकिन समझदारी थी उस समय, और जिसके पास समझदारी वो काम करेगा अच्छा, यह बहुत बड़ी चीज है। मलिक सरवर जब फिरोज शाह देखा, इसने फिरोज शाह तुगलक या तुगलक वंश समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, और जब तुगलक वंश समाप्त हो रहा था तो उधर तैमूर लंग मंगोल आक्रमणकारी, वो भी नजर गड़ा के बैठा था, लंगड़ा, सरफ अली खान का लड़का तैमूर लंग। एक लड़का और हुआ है सरफ अली खान का, पता कर लेना नाम क्या रखा जा रहा है। आप देखेंगे कि उसने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। लाख लोगों को काटा और छोड़ दिया था दिल्ली के बाहर लाशों को। मलिक सरवर बड़ा तेज था, अमीर रह चुका था। उसने जब देखा कि तुगलक वंश समाप्त हो रहा है, कमजोर हो रहा है, उसने जौनपुर का एक अलग राज्य स्वतंत्र घोषित कर दिया और जौनपुर का राजा बन बैठा, और उसने सरकी साम्राज्य की स्थापना कर दी। प्रश्न पूछता है जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना कौन किया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने किया है। अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद का निर्माण उसने किया है। इसके बाद जब थोड़ा सा आगे आएंगे हम, तो तैमूर लंग दिल्ली को जीतकर अपने एक उसका जो अनुयायी था उसको खिज्र खां को देके चला जाता है, और ज्यादा दिन तक सैयद वंश नहीं टिक पाता। उसके बाद दिल्ली पर कब्जा लोदी वंश का होता है, बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी का जो लड़का है उसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने, उसका संबंध आगरा से है। उसने आगरा में 1504 में आगरा नगर की स्थापना की यमुना नदी के किनारे, और उसको अपनी राजधानी बना दी। फिर आप देखेंगे कि दिल्ली में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद एक महान शासक होता है इब्राहिम लोदी। कम उम्र का लड़का है, एकदम जुनून और जज्बा वाला, किसी कुछ नहीं समझता, बुआ मुआ किसी को नहीं, भगा देता, भाग यहां से, है ना। अपने चाचा को भी नहीं समझता था, दौलत खां लोदी। और कहे समझेगा, मरना तो सभी को, 70 वर्ष में सभी मरेंगे। जो डनलप के गद्दा पर सो रहे हैं वो भी मरेंगे, और जो खटिया पर सो रहे हैं वो भी मरेंगे, जो माटी फेंक रहे हैं वो भी मरेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इन 70 वर्षों में कुछ ऐसा काम हो जाना चाहिए ताकि लोग आपको याद रखें। बड़ा तेज था, और मुझे लगता है कि किसी भारत के राजाओं की हिम्मत नहीं थी कि वो उसको हरा पाए, इसलिए इसे बाबर को बुलाना पड़ा। और जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले आगरा, जो उसकी राजधानी थी दिल्ली को, उसने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। और
आराम से जीवन यापन करने लगा। तो अभी तक सल्तनत काल में हमने कहानी क्या देखा, इसके बाद मुगल काल की भी कहानियां बताएंगे, क्योंकि अभी 1526 में बाबर आएगा और बाबर तो गजब की पर्सनालिटी है साहब, देखना दिमाग से काम करेगा, कितने उसके अंदर समझदारी है। और मेरा मानना है ना कि प्रधानी का जो चुनाव हुआ उसमें जिसके पास समझदारी रही होगी वही जीता होगा। बहुत इजी चीज है समझदारी, और किसी भी काम के लिए समझदारी चाहिए। चोरी कर रहे हो, पकड़े गए, समझदार हो तो निकल जाओगे, और नहीं कि चोरी हो नहीं कि वो फिर भी पकड़ा गए, मार पसीना पसीना हो गया, फिर दिक्कतें होगी, यार यार पकड़ा गए, कैसे पकड़ा गए। समझदारी। तो पहले हमने देखा कि गौरी का चंदावर में जो विजय है, उसके बाद इल्तुतमिश का प्रमाण बदायूं से मिलता है। इल्तुतमिश ने बदायूं में कई निर्माण भी किए हैं, तो मैंने हेडिंग डाला है उत्तर प्रदेश में सल्तनत कालीन निर्माण। इसके बाद आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद मलिक सरवर और क्या क्या निर्माण किए हैं लोग। इसके बाद इब्राहिम लोदी का, सिकंदर लोदी ने क्या क्या निर्माण किया है। तो इसके बाद जब मुगलों का आक्रमण होता है तो मुगलों को अलग में पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना, कि जो हमारे सल्तनत काल में, ठीक है ना, जो निर्माण किए गए हैं उसका क्या क्या योगदान है, कैसे प्रश्न पूछ लेता है। तो अगर पूछेगा कि बदायूं में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है ना, क्योंकि कहानी भी सुनते रहो, और बहुत बड़ी यहाँ से कहानी नहीं निकल के आती है, नहीं तो मैं इसको पूरा क्लियर करता, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा, मतलब मैंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सल्तनत कालीन जो निर्माण है उसमें क्या क्या है। तो अगर पूछेगा जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का ये कंफ्यूजन ना पड़ना, ठीक है। मस्जिद, ये जामा मस्जिद कहाँ है भैया, बदायूं में। कहाँ है, बदायूं में। तो ये जामा मस्जिद का निर्माण कौन किया है, इल्तुतमिश। कभी कभी प्रश्न पूछ देगा, ममता खराब होगी तो, तुतमिश, ठीक है, कि बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है, इल्तुतमिश ने किया है। इसके बाद अगर पूछेगा जौनपुर नगर की स्थापना, अभी बोले हैं आपको जौनपुर नगर को की स्थापना, जौनपुर को भारत का सिराज या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, ठीक है ना, और गोमती नदी के किनारे है जौनपुर, इस बात को याद रखिएगा। जौनपुर नगर की स्थापना और फिरोजाबाद, जो जिसको हम चूड़ियों का नगर या कांच नगरी कहते हैं, फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद है तो क्लियर हो रहा है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। इन दोनों शहरों की स्थापना कौन किया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जामा मस्जिद, एक और जामा मस्जिद मिल गया, ध्यान से देखना, जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद कहाँ है भैया, ठीक है ना, जामा मस्जिद, ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछेगा कि जामा मस्जिद हो गया, और ये जामा मस्जिद आपकी जौनपुर में है, ठीक है ना, जौनपुर में। इसके बाद लाल दरवाजा, लाल दरवाजा, गाजीपुर वाला लाल दरवाजा नहीं, ये तुम्हारा जौनपुर वाला लाल दरवाजा, लाल दरवाजा, ठीक है। ये लाल दरवाजा, ये दोनों कहाँ पे हैं, आपके जौनपुर में है। और इन सभी का निर्माण किसने किया है, तो हुसैन शाह सरकी, ठीक है ना। मलिक सरवर जो सरकी साम्राज्य की स्थापना किया था, उसी के साम्राज्य का एक क्षेत्र था, तो मतलब उसी का एक राजा हुआ था उसी राजवंश में, हुसैन शाह सरकी। तो हुसैन शाह सरकी, बिल्कुल याद रखना। जामा मस्जिद, लाल दरवाजा कहाँ पे है, जौनपुर में, इनका निर्माण हुसैन शाह सरकी किया है। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे झंझरी मस्जिद, झंझरी मस्जिद, ठीक है ना। ये सभी कहाँ पे हैं, अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, ये सभी हैं आपके जौनपुर में। कहाँ है भैया, जौनपुर में। और इनका निर्माण कौन किया है, तो याद रखना, कई बार प्रश्न पूछ लेता है, इनका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा किया गया है, इब्राहिम शाह सरकी द्वारा किया गया। तो जामा मस्जिद का बदायूं निर्माण इल्तुतमिश ने, जौनपुर फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक, जामा मस्जिद लाल दरवाजा जौनपुर में हुसैन शाह सरकी, अटाला मस्जिद झंझरी मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी। और अगर पूछेगा आगरा शहर की स्थापना, ठीक है ना, आगरा शहर की स्थापना अगर देखा जाए तो ये सिकंदर लोदी ने किया था, ठीक है ना, सिकंदर लोदी ने किया था। इसीलिए आगरा को हम कहते हैं ताजनगरी और पेड़ा नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। यमुना नदी के किनारे है आगरा, तो 1504 में सिकंदर लोदी करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जो मुगल काल है, ठीक है ना, मुगल काल, और मतलब कि उत्तर प्रदेश में मुगलों का क्या योगदान रहा, हम उस चीज को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी एक नई चीज है कि एक बाइक अफगानिस्तान के फरगाना जिला में लड़का हुआ एक ऐसा शख्स जो कि वहां का सबसे खराब योद्धा है, मतलब कि नहीं कहते हैं कि लतमरुआ पहलवान है, ठीक है। कहां का, ये आपके फरगाना जिले का, अफगानिस्तान में जो बाबर है ना, बाबर,
ठीक है ना। बाबर की कहानी थोड़ा समझ लेना, बड़ा खतरनाक आदमी नहीं था, अपने यहाँ का सबसे लत्तू पहलवान था, सबसे लत्तू, हमेशा हर गेम में हार जाता था, लास्ट में बॉलिंग लास्ट में बैटिंग देते थे लोग उसको, लेकिन यहां पर आके हीरो बन गया। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो मेहनत व्यर्थ नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती। कौन कह दिया मेहनत व्यर्थ जाएगी? नहीं, आज हम मेहनत कर रहे हैं, परिणाम इसका मिलेगा मुझे। वहां पे हार जाता था। आप देखे होंगे कई खिलाड़ी जब भारत में नहीं खेल पाते हैं या पाकिस्तान में नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी अच्छे प्लेयर हैं, भारत में भी अच्छे प्लेयर, तो ये भग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कनाडा खेलने, और कनाडा जाके अपना पूरा रुतबा बना लेते हैं। इमरान ताहिर का देख लो, जो दक्षिण अफ्रीका में है, पाकिस्तानी मूल का है, पाकिस्तान में जगह ही नहीं मिली, चला गया अफ्रीका, और आज देखो स्पिन का जादूगर हुआ है। तो कभी कभी ये होता है कि लोगों को कौशल दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ देख लो बैठ के ना खेलने वालों को, जिस कंडीशन में, जिस भूमि पर, जिस भाग में हमारे लोग खेल लेते हैं ससुरा, वो लोग नहीं खेल पाएंगे। अब देखो जुट्टा में हमारे लोग गेंदा पकड़ लेते हैं, पता चलेगा कि छूट जाएगा, खाई में मेड़ी पर चढ़ गया, फिर नीचे उतर गया, जाके ले लेगा गिरते पड़ते, अब फिर दिखाएगा कैच आउट। ऐसा फील्ड कहीं देखे हो जैसा हमारे यहाँ गाजीपुर में या उत्तर प्रदेश में होता है? नहीं। ऐसे लोगों को अगर मौका दिखाने के लिए, अपना जौहर दिखाने के लिए मौका मिल जाए, सब गर्दा कर देंगे, रोहित मोहित फेल हो जाएंगे लोग इसके आगे, लेकिन मौका नहीं मिलता है। यही काम बाबर के साथ भी होता था। वहां पर बड़े बड़े योद्धा थे, जाते थे, पटक देते थे सब इनको, लेकिन जाहिर सी बात है रोज लड़ रहा है तो कुछ ज्ञान आएगा। तुम रोज किताब लेके बैठ रहे हो यार, एक को तो घंटा पढ़ोगे, कुछ तो पढ़ोगे। मौका मिला, बोला साथ चलेंगे, आया, देखा माहौल, इधर देखा तो बोला कि ये सभी लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, इनको हराना बहुत इजी है। सेना तैयार किया, 12,000 सैनिक लेके आया, 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हराया। 1,20,000 की सेना को 12,000 सैनिक हरा दिए। अब उसके सैनिक, जब पानीपत की लड़ाई हो चुकी, खानवा का युद्ध लड़ना था राणा सांगा के विरुद्ध, जानते थे लोग राणा सांगा बहुत बड़ा वीर है, उसके सैनिक लगे डरने, और बाबर जानता था कि फिर जाएंगे तो गरीबी में रहना पड़ेगा, हमें अफीम की खेती करना पड़ेगा, अफीमें पिएंगे हम लोग। AK-47 में यहां पर देखो सोना चांदी, पेठा, पेड़ा, केला, अमरूद, सेब, सब। अफगानिस्तान में कुछ नहीं है, जाके देख लेना। अभी तक, अभी कल 2-3 दिन पहले करंट अफेयर में खबर किया हूं, 25 लोग धमाके उड़ा दिए सब स्टूडेंट वे को। उसने जिहाद का नारा दिया, उसने कहा कि मरोगे तो जन्नत में जाओगे, और यही चीज सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है। किसी को हड़काना है तो कह दो, बस सिंपल सी बात, कि रात में सपने में एक भगवान आए थे और बोले कि ये काम जो कर देगा, या 10 लोगों के बीच मैसेज जो भेज देगा, ये हो जाएगा। अब विश्वास मानो वो मैसेज ट्रेंड करने लगेगा। मेरी वीडियो उतना शेयर नहीं होगी जितना वो मैसेज ट्रेंड करेगा, कि 10 लोगों को भेजो। एक ट्यूबवेल पर एक व्यक्ति सो रहा था, वहां पर एक सांप आदमी के रूप में आ गया। अफवाहें, उसने कहा कि मरोगे तो जन्नत में जाओगे, और तेरे मरवा लोग तेज रही जीवा। उसे खुद नहीं पता है जन्नत, और जिंदा रहोगे तो भारत का सुख भोगोगे। अब कुछ लोग लगे रोने कि नहीं भैया, हमार वो चुन्नू की मम्मी बुला रही थी, कई दिन से घर से निकले हैं, चुन्नू खोज रहा है पापा कहाँ गए। लेकिन जानता था, परेशान हो गया, जिहाद का नारा देकर भी अपने गुरु के पास गया। गुरु बोले कि यार तुमको मैं क्या सिखाऊं, और गुरु का नाम है उबैदुल्लाह हरार, विकिपीडिया पर टाइप करना। और गुरु भी जीवन में एक बड़ा अहम भूमिका निभाता है आपके साम्राज्य में, कि आप कितने बड़े साम्राज्य को शामिल कर सकते हैं, बना सकते हैं। बड़ा तैजू में पड़ गया कि गुरुजी के पास गए आइडिया लेने, बोलेंगे तुम भी यार मुसलमान हो जाओ, अपना काम करो। ये समझदार था, उतने बात समझ गया, लिंक कर गया बात को। आया, दारू खूब पीता था, ये भी पीता था, अपने लड़के के साथ में लेके पीते थे सब। हुमायूं पूरा चेस लगा के, पापा चेस, दोनों अगर मुजरा डांस होता था दोनों साथ में देखते थे, दोनों अपना साथ में काम चला लेते थे। ऐसा हुआ इतिहास में, देख लेना, अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों एक के पर काम चला लेते थे सब।
पूरा दारू का जितना भी बढ़िया बढ़िया बोतल रखा था सबको फोड़ना स्टार्ट किया। उसने बोला कि अल्लाह आए थे सपने में और कहे थे कि तुम मुसलमान हो, आज के बाद ये सब बंद। जिसने भी लोग चुन्नू मम्मी की याद आ रही थी सब छोड़ दिए। लोग कहते ना कि बाबर मुसलमान का इस्लाम धर्म का झंडा मंडा लेके चला था, कुछ नहीं लेके चला था। वो अपना दिमाग लगाया था, उसे सुख भोगना था, उसे अपनी पीढ़ी बनानी थी। देख लो आज पीढ़ी बन गई है और पूरी जनता फिर से सैनिक तैयार हो गए युद्ध को लड़ने और राणा सांगा मारे गए। चंदेरी का युद्ध वही खतरनाक, अफगानों का युद्ध वही खतरनाक स्थिति। लास्ट में 1530 में बाबर मरता है और बाबर के मरने के बाद हुमायूं आज सबसे मस्त राजा अगर मध्यकालीन इतिहास में कोई है वो है हुमायूं। टेंशन वेंशन नहीं है। शेरशाह सूरी से दुश्मनी हो गई, शेरशाह दो बार पटक दिया। एक बार तो क्या किया जाए, जो नशेड़ी हो थोड़ा सा आदत है, लेकिन दिल का साफ अगर व्यक्ति है तो कभी भी अपने साम्राज्य को फिर से पुनः स्थापित कर सकता है। शेरशाह सूरी दूर तक पहली बार में ऐसे तनी लम्बे तक भगाया था, फिर जब बिहार चला गया शेरशाह सूरी तो जाके दिल्ली पर बैठ गया। इस बार बोला फिर आगे ले रहे, फिर इस बार इसको पार ले गया भेजने बहुत दूर तक और ले गया कहाँ, वो हिंदाल के गुरु के पास। उधर जाके भाग गया शेरशाह। हुमायूं सबको लेके छोड़ छाड़ के भाग गया सब कुछ अपना। हिंदाल के गुरु के पास जाके अपना डेरा जमाया कि साहब कुछ खाने के दो, तो भाई दिन से खाए नहीं है। और हिंदाल के गुरु का नाम था अकबर जामी। अकबर जामी की लड़की हमीदा बानो बेगम चक्कर चलाया। देखो पूरा साम्राज्य लुट चुका है, लुट चुका है पूरा साम्राज्य। इतना बड़ा साम्राज्य जिसने पिताजी ने दिया है, सब कुछ लुट गया और फिर भी आराम से, टेंशन नहीं है। किसी भी चीज का टेंशन लेके क्या करेंगे आप बताइए ना, कुछ नहीं करेंगे। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। टेंशन लेने से बस एक ही चीज होगा, मरेंगे बहुत जल्दी, पागल हो जाएंगे, रास्ता पर सड़क वड़क पर कपड़ा फाड़ेंगे अपना। बीबी से शादी किया, उधर बच्चा पैदा करके चला गया ईरान, फिर आया बुरी तरह हराया सुर शासकों को, दिन पनाह से गिर गया, मृत्यु हो गई। अकबर गद्दी पर बैठा और साहब अकबर तो अकबर था। जहांगीर का भी संबंध उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा है। कई ऐसे निर्माण उत्तर प्रदेश में, आगरा में, कई ऐसे निर्माण आगरा में तो अकबर ने करवाया है। इलाहाबाद में जहांगीर महल का निर्माण या इलाहाबाद महल का निर्माण, सभी चीज को हम कवर करेंगे। बस थोड़े से मैं सोच रहा हूं कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया जाए। बाकी हम तो मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ाएंगे तो इतिहास रखना कि पूरे यूट्यूब पे चैलेंज होगा कि मध्यकालीन जितना मैं डीपली कवर और जिस अंदाज में कवर किया जाएगा ना, उतना कोई नहीं कवर कर सकता। अकबर ने भी बड़ा योगदान दिया उत्तर प्रदेश में, बहुत चीज मिलेगा, अभी लिखवाएंगे। जहांगीर हुआ उसका लड़का, वो भी बड़ा जबरदस्त शासक, टेंशन नहीं। और जाहिर सी बात है, जिस कई बार ऐसे होते हैं जिस पिता के पास पैसे हैं तो उसका अक्सर जो लड़का होता है वो सनी देओल होता है। वो अनारकली के चक्कर में रहेगा, वो मतलब नहीं है क्या होगा, कहाँ जानता है कि राजा हमें को बनना है, मरेंगे पापा मर जाएंगे तो। उसके बाद शाहजहां होते हैं एक नंबर के अय्याश, 20 साल में 14 लड़के एक ही औरत से, और मर गई तो ताजमहल का निर्माण। ताजमहल बहुत बड़ी विरासत है अपनी। लोग अगर उत्तर प्रदेश को, आगरा को जानते हैं तो ताजनगरी के वजह से जानते हैं। और शाहजहां के बाद अगर देखेंगे औरंगजेब ने जो कट्टरता वाली नीति अपनाई, कहीं ना कहीं मुगल वंश के विलीन का सबसे बड़ा कारण था औरंगजेब की कट्टरता नीति, और उसका टक्कर देने आ गए थे वीर शिवाजी। देखो राजा का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप राजा हैं, मतलब आप प्रधानी बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या कहेंगे कि नहीं हम इनका काम करेंगे, इनका काम नहीं करेंगे। अरे सभी का काम करेंगे। इस प्रदेश के आप राजा हैं, राजा का मतलब हम जनता हैं, आपकी प्रजा हैं, उसमें कोई भी भेद नहीं। वो लगा हिंदू मुसलमान करने, जजिया कर लगाने, फलाना झरोखा दर्शन बंद करवाने, ऐसा झरोखा बंद हो गया। इसके बाद जितना करके गया था उसकी आने वाली पीढ़ी ने उतना भोगा। और लेकिन उसमें भी बड़े खतरनाक शासक हुए, साहेब बेखबर हैं एकदम, रंगीला बादशाह, उन नंगे स्त्रियों के और पुरुषों के, नंगा होके आओ तब मजा आएगा। ऐसे साम्राज्य धीरे धीरे विलीन हो गया। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के आधुनिक काल का इतिहास। इससे पहले हम देख लेते हैं कि मुगल काल में जो निर्माण की गई थी स्थापत्य कला मुगलों की, उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले यहां पर प्रश्न पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। मैं इसको देखो क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं बेटा, ठीक है।
हाँ, ये ना कि बाद में तुम दिक्कत करो, ठीक है। अभी जो सल्तनत कालीन इमारतें हैं जिसका क्वेश्चन जहां से बनता है मैंने उसको लिख दिया। अगर आपसे पूछेगा, ठीक है ना, कि देखो एक और जामा मस्जिद मिल गया आपको, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद आपको मिलेगा कहाँ भैया, ये मिलेगा आपको जामा मस्जिद संभल में, संभल में, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा बाबरी मस्जिद, हा, बड़ा विवाद का कारण है, नाम लेकर डर लगता है, बाबरी मस्जिद, ठीक है ना। संभल में जामा मस्जिद और बाबरी मस्जिद, ये कहाँ पे है भैया, अयोध्या में आपकी बाबरी मस्जिद है, अयोध्या में, ठीक है ना। इसका निर्माण कौन किया है, तो इसका निर्माण कौन किया था, बाबर ने किया था, और मुगल वंश का स्थापना भी कौन किया था, बाबर। तो अगर पूछेगा बाबरी मस्जिद का निर्माण और जामा मस्जिद का निर्माण संभल में कौन किया है, जबकि बाबरी जो राम मंदिर था उसे तोड़ा था मीर बकी ने, ठीक है ना, और उसका निर्माण में भी इसका योगदान था, लेकिन कैप्टन कौन था, बाबर, इसलिए बाबर का ही नाम लेंगे हम लोग, ठीक है। अगला देख लो, फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना यह किया आपका अकबर ने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अकबर कर लेना यहां पर, अकबर ने। इसके बाद अगर पूछे आगरा एवं प्रयागराज का किला, आगरा एवं प्रयागराज का किला, किला का निर्माण भी कौन किया है, तो अकबर ही किया है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपके बरसते हैं परीक्षा में। इसके बाद जहांगीर महल, जहांगीर महल, अब जाहिर सी बात है लड़के को महल बना के देगो तो यासी तो करवे करेगा, नूरजहां के साथ इधर उधर भागेगा। ये कहाँ पे है, आगरा में है, और इसका निर्माण कौन किया है, इसका निर्माण भी अकबर ने किया था। इसके बाद अगर पूछेगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये कहाँ पे आपका, फतेहपुर सीकरी में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये कहाँ पे आपका, फतेहपुर सीकरी में, और इसका निर्माण कौन किया था, अकबर ने किया था, इसी के इन्हीं के नाम पर, क्योंकि इनका बहुत बड़ा ये अनुयायी था अकबर, अपने लड़के का नाम सलीम रखा था। अगला बुलंद दरवाज़ा, ये भी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाज़ा, यह भी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में, और इसका भी निर्माण कौन किया था, अकबर ने किया था। बहुत जबरदस्त प्रश्न आपके पूछ सकते हैं परीक्षा में ऐसे प्रश्न, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या प्रश्न बन सकता है। आगे अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर यहाँ से प्रश्न आपका पूछेगा कि जैसे फतेहपुर सीकरी का जो पंचमहल है उसका निर्माण किसने किया है, ठीक है, जो फतेहपुर सीकरी का पंचमहल है उसका निर्माण किसने किया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, तो अकबर ने ही किया है। इसके बाद अकबर का जो मकबरा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, एक मिनट। तो देखो अगर पूछेगा अकबर का मकबरा कहाँ पे है, अकबर का मकबरा, अकबर का जो मकबरा है मित्रों ये है आपका सिकंदरा में, ठीक है ना, सिकंदरा में, ठीक है ना, सिकंदरा में। और इसका निर्माण कौन किया था, तो इसका निर्माण किया था जहांगीर ने, ठीक है, कौन किया था, जहांगीर ने। देखो मुगल काल में जितना पढ़ा रहे हैं इतना ही हमारा प्रश्न बनता है। इसके बाद बात कर लेते हैं ताजमहल, तो सभी लोग जानते हैं ताजमहल प्रेम का निशानी महल, ठीक है ना, यह भी आगरा में, इसका निर्माण कौन किया है, शाहजहां ने किया है, ठीक है ना। इसके बाद आगरा में जो दीवाने आम है और दीवाने खास तथा मोती मस्जिद आगरा में ही है, दीवाने आम है ना। इसके बाद खास, दीवाने खास और मोती मस्जिद ये जो ये सभी है ना, ये भी कहाँ पे है आपके आगरा में ही, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न पूछता है एतमादुद्दौला का मकबरा, बहुत प्यारा प्रश्न है, इसके पिता थे नूरजहां के, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पे है, तो ये भी आगरा में है, आगरा में। और ये इसका निर्माण कौन किया था, तो नूरजहां ने किया था, ठीक है ना, नूरजहां ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर एक और प्रश्न पूछ लेता है मरियम उज्जमानी का मकबरा, ठीक है, तो मरियम उज्जमानी का मकबरा, मरियम उज्जमानी का मकबरा, मरियम उज्जमानी का मकबरा है ना, ये जो मरियम उज्जमानी का मकबरा है मित्रों ये आपका है सिकंदरा में, ये भी है सिकंदरा में। और इसका भी निर्माण कौन किया है,
तो जहांगीर ने किया है। तो एक बार फिर से कवर कर दे रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा जामा मस्जिद, ठीक है ना, अगर आपसे पूछेगा जामा मस्जिद का निर्माण और बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जामा मस्जिद हो, ठीक है ना, और जामा मस्जिद कहाँ पे है, संभल में, और बाबरी मस्जिद अयोध्या में, इसका निर्माण बाबर ने किया है। फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना अकबर ने किया है। आगरा एवं प्रयागराज के किला की स्थापना अकबर। जहांगीर महल आगरा की स्थापना अकबर। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर के द्वारा, ये फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है ना। और बुलंद दरवाजा, ये भी फतेहपुर सिकरी में, किसके इसका जो निर्माण किया है, कौन किया है, अकबर के द्वारा किया गया है। एतमा दौला का जो मकबरा है कहाँ पे है, आगरा में, इसका निर्माण कौन किया है, नूरजहां, जो कि पत्नी थी किसकी, है ना, जहांगीर की, जो कि मीना के बाजार में इससे मिली थी, ठीक है। अगर देखा जाए दीवाने आम दीवाने खास, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, आगरा, और इसका जो स्थापना कौन किया है, तो दीवाने आम दीवाने खास और मोती मस्जिद की स्थापना कौन किया है, शाहजहां। तो ताजमहल की स्थापना शाहजहां ने, ये भी कहां पे है, आगरा में। अकबर का मकबरा कहां है, सिकंदरा में, और इसकी स्थापना कौन किया है, जहांगीर ने। मरियम उजमानी का मकबरा कहां है, सिकंदरा में, और इसकी भी स्थापना कौन किया है, तो आपका अकबर जहांगीर के द्वारा किया गया है। तो अभी भी अगर बात करें तो प्राचीन काल में, मध्यकालीन इतिहास में जितना मैं आपको टॉपिक दे दिया हूं इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। अब हम अगली कड़ी में उत्तर प्रदेश के आधुनिक काल में योगदान क्या रह चुका है, और उत्तर प्रदेश के आधुनिक काल में अगर आप देखेंगे तो क्रांतिकारी युग भी देखेंगे, तो उसमें बड़ा योगदान चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, इन सभी का जिक्र किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।